नितारा एक अनाथ, आत्मनिर्भर और किताबों से प्यार करने वाली लड़की। उसे हीरो हीरोइन नहीं बल्कि विलन और विलेनेस की अधूरी कहानियां आकर्षित करती हैं। ऑब्सेस्ड विद लव पढ़ते हुए वह एक विलेनेस की कुचली हुई मोहब्बत से टूट जाती है, लेकिन किसे पता था कि अगला अध्याय उसकी अपनी जिंदगी का लिखने वाला था। एक मासूम बच्चे की जान बचाते हुए नितारा मर जाती है और रहस्यमयी ढंग से उसकी आत्मा उसी किताब में कैद हो जाती है। अब शुरू होती है प्यार, बलिदान और अंधेरे के बीच फंसी एक आत्मा की कहानी। एक लड़की इस वक्त एक लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। वैसे तो वो एक अनाथ थी, मगर वो एक ऑफिस में काम करती थी। उसकी काफ़ी अच्छी सैलरी थी। उसका नाम नितारा था। वो अभी 25 साल की थी। वो एक छोटे से घर में रहती थी, मगर उसे खाली टाइम में बुक पढ़ने का शौक था। मगर उसे हीरो हीरोइन से ज़्यादा विलेन और विलेनेस ही पसंद आती थी। आज वो इसी वजह से लाइब्रेरी में बैठी थी, क्योंकि आज एक न्यू नोवेल पब्लिक हुई थी। उसने टॉप पर रखी एक बुक उठाई और उसे लेकर एक कुर्सी में आकर बैठ गई। उसने जैसे ही पहला पेज खोला, उसमें बेहद एलिगेंट तरीके से लिखा हुआ था, ऑब्सेस्ड विद लव, जिसे पढ़कर उस लड़की ने मुंह मुला लिया, क्योंकि उसे ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर फिर भी उसने बुक पढ़ने की सोची। तभी उसने दूसरा पेज खोला, जिसमें उस कहानी का छोटा सा इंट्रो दिया गया था। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी। हीरो त्रिशांश भारद्वाज हीरो और तान्या सरीन हीरोइन से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वे एक बेहद और मासूम काइंड हार्टेड लड़की थी। वो शरीर खानदान की इकलौती बेटी थी, जिसके 2 भाई थे। मगर तान्या सरीन के पापा की नाजायज बेटी रियाना सरीन को भी त्रिशांश से प्यार हो जाता है, जिस वजह से वो हीरो के पीछे पड़ जाते हैं। शरीर खानदान में तान्या और रियाना दोनों को ही प्यार करते हैं, मगर रियाना की माँ उसे अपने परिवार के खिलाफ कर देती है, जिसके चलते रियाना तान्या को किडनैप कर लेती है, मगर उसे त्रियांश बचा लेता है। रियाना को तान्या के किडनैप करने के जुर्म में जेल होती है, जहां उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। मगर जब वह जेल से छूट जाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली उससे नफरत करने लगी थी, जिससे रियाना को बहुत हर्ट होता है और वो घर से रोते हुए भागती है। उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही नितारा ने यह स्टोरी पढ़ी, उसने किताब पटक दी और गुस्से से बोली, क्या ये रियाना पागल थी? इसको क्या जरूरत थी उस घटिया हीरो के प्यार में पड़ने की, जबकि वो हीरोइन से प्यार करता था। मगर इसकी जगह मैं होती तो इस हीरो हीरोइन दोनों से ही दूर रहती। यहाँ तक कि मेरा बस चलता तो पढ़ाई के बाद उस घर से दूर रहती, क्योंकि नितारा को पढ़ाई के लिए बिना बैकग्राउंड और पैसों के बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इसलिए वो ये बातें सोच रही थी। उसे अब पढ़ने का तो मन नहीं था, क्योंकि भले कैसी ही हो, उसे हीरोइन से ज़्यादा विलेनेस पसंद आई थी। इसलिए वो आगे पढ़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि विलेनेस मर चुकी थी। मगर फिर भी उसने दूसरा पन्ना पलट दिया। मगर ये क्या, वो पन्ना खाली था। जब उसके बाद के पन्ने खोले तो वो भी सारे पेजेस खाली थे, जिसमें नितारा हैरान थी। मगर फिर भी वह बुक को वहीं रखकर निकल गई। नितारा ने अपनी कार निकाली और वहां से घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो अपार्टमेंट के बाहर थी। वो कार से उतरी और अपने अपार्टमेंट के बाहर चली गई। कुछ देर बाद उसने डिनर रेडी किया और खाकर सो गई। अगली सुबह वो पूजा अर्चना कर जैसे ही प्रसाद खाकर बाहर निकली, अचानक ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जिससे वो हैरान रह गई। उसने जल्दी से बालकनी का दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि उसके अपार्टमेंट के नीचे बहुत लोग इकट्ठा हुए थे और मदद के लिए बोल रहे थे। तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी, जिसकी उम्र 9 साल के करीब थी, जो कि छत के नीचे लटक रहा था। उस बच्चे को देखकर नितारा डर से कांप गई, क्योंकि उस बच्चे का हाथ छूटने ही वाला था। वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। उसने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और लिफ्ट पर चढ़ गई। लिफ्ट सीधा टेरेस पर रुकी। वो जल्दी से लिफ्ट से निकली और जहां बच्चा लटक रहा था उस तरफ आ गई। उसने वहां सूख रहे साड़ी को खुद से बांध लिया और नीचे जाने लगी, जिससे सब लोग नितारा को देखने लगे, जो हमेशा सबकी मदद करनी थी। अचानक उस बच्चे का हाथ छूट गया, मगर उससे पहले ही नितारा ने उस बच्चे को पकड़ लिया, जिससे सबकी जान में जान आई।
नितारा ने बच्चे को आराम से ऊपर पहुंचाया और बड़ी सी मुस्कान के साथ उसे देखने लगी। वो बच्चा भी बेहद डरा हुआ था, मगर नितारा की स्माइल देखकर वो बच्चा भी मुस्कराने लगा। मगर अचानक ही उस साड़ी की गांठ खुलने लगी। वहां कुछ लोग आगे आ चुके थे। वो जैसे ही नितारा को बचाने के लिए आगे बढ़े, मगर वो उसे बचा पाते, तभी अचानक ही वो फीट ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसकी खोपड़ी टूट गई। वहीं जब लोगों ने आंखों के सामने इतना खराब मंजर देखा तो वे लोग कांप गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू बह गए, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि वो लड़की मर चुकी थी। इधर जैसे ही उस लड़की की सांस रुकी, लाइब्रेरी की वो बुक नाम ऑब्जेस्ट विद लव था, वो चमकीले रंग में रंगने लगी। अचानक ही नितारा की आत्मा उस बुक के अंदर चली गई और कुछ ही देर में किताब बंद हो गई। उसका चमकीला रंग भी गायब हो गया। तो क्या यही अंत था नितारा का, या वो लौट कर आएगी, या उसकी किस्मत कुछ और ही मंजूर था। एक बड़े से मैंसन में, जिसके बाहर बेहद एलिगेंट तरीके से सरीन मैंसन लिखा हुआ था, उसके एक बड़े से कमरे में एक लड़की इस वक्त बेहोशी की हालत में बेड पर लेटी हुई थी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। वो इस वक्त किसी डॉल की तरह लग रही थी, मगर उसके सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। उसके आसपास पूरा परिवार मौजूद था। सब लोग उस लड़की को फिक्र के साथ देख रहे थे। तभी उस लड़की की आंखें फड़फड़ाने लगी, जिससे सब उस लड़की को देखने लगे। उस लड़की ने आंखें खोली, मगर उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था, जिससे उस लड़की ने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। 2 मिनट बाद उसने फिर से आंखें खोली। तभी उसकी नज़र एक सीलिंग पर पड़ी, जिससे वो सीलिंग को देखने लगी। तभी उसे एक औरत की आवाज़ आई, रियाना बेटा तुम उठ गई। जिसे सुनकर वो आसपास देखने लगी, मगर जब उसने अपने आसपास सामने अनजान लोगों को देखा तो वो अनजानी नज़रों से सबको देखने लगी, जिसे देखकर सब लोग परेशानी से उस लड़की को देख रहे। तभी एक लड़की बोली, इस घटिया लड़की की फिर से नौटंकी शुरू हो गई। जिसे सुनकर एक औरत ने उसे आंखें दिखाई, जिससे वो लड़की मुंह बनाने लगी। वही अपने लिए घटिया वर्ड सुनकर उस बेड पर लेटी लड़की की आंखें ठंडी हो गई। वो उस लड़की को गुस्से में घूरने लगी, जिसे देखकर वो लड़की डर से 2 कदम पीछे हो गई। वही उसी लड़की का ऐसा बिहेवियर देखकर सबको चौंका रहा था, क्योंकि वो लड़की ऐसी नहीं थी। वो अपने परिवार के अलावा सबसे बहुत प्यार करती थी। तभी वो लड़की बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, जिससे सब लोग वहां से बाहर चले गए और वो लड़की खुद ही चलकर वॉशरूम की तरफ चली गई। तभी वो फ्रेश हुई। जैसे ही उसने अपना चेहरा धोकर शीशे में खुद को देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा उसे अलग लग रहा था। वो हैरानी से बोली, ये कौन है? ये तो हमारा चेहरा नहीं है। ये कौन है? क्या किसी ने हमारी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी है? मगर ये चेहरा तो प्लास्टिक सर्जरी जैसा नहीं लग रहा। वो घबराते हुए बोली, तब हमारा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है नितारा? आखिर आप अभी कहाँ हो? हमारी आवाज़ भी अलग आ रही। ये क्या हो रहा है? नितारा अभी ये सब बोल ही रही थी, तभी अचानक उसे एक आवाज़ आई, नितारा, जिससे वो यहाँ वहाँ देखने लगी, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे फिर से एक आवाज़ आई, नितारा आप इस नोवेल में स्वागत है। जिसे सुनकर नितारा हैरान रह गई। वो हैरानी से बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो? आखिर कोई नोवेल में कैसे जा सकता है? तभी कुछ देर बाद फिर से आवाज़ आई, मिस नितारा, मगर ये सच है, आप सच में इस वक्त नोवेल के अंदर है, वो भी उसी नोवेल में जिस नोवेल को अपने लाइब्रेरी में पढ़ी थी। जिसे सुनकर नितारा हैरान रह गई और बोली, मतलब हम उस घटिया नोवेल के अंदर है जिसमें वो घटिया हीरो? तभी आवाज़ आई, हाँ मिस नितारा, आप उसी नोवेल के अंदर हैं। आप इस वक्त इस नोवेल की विलेनस रियाना सरीन के अंदर हैं। जिसे सुनकर रियाना का चेहरा अजीब सा हो गया, क्योंकि भले ही उसे रियाना पसंद थी, मगर उसे पता था कि रियाना की एंडिंग काफ़ी दर्दनाक थी। इसलिए वो रुआसी सी आवाज़ में बोली, क्यों भगवान जी, आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने हमें इस घटिया नोवेल में भेज दिया? हम फिर से जिंदा होकर इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते। तभी फिर से आवाज़ आई, मिस नितारा, आपको इस नोवेल में रहना ही होगा, क्योंकि आपका रियाना को गलत करने से रोकना है। आप चाहे तो आप इस नोवेल की एंडिंग बदल सकती है। ये आप कैसे करेंगी, ये आपको ही तय करना है। जिस पर नितारा बोली, ठीक है, अगर भगवान यही चाहते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। जिसे सुनकर एक खुशी भरी आवाज़ आई, हमें आपसे यही उम्मीद थी मिस नितारा। तभी नितारा बोली, मगर हमें रियाना के बारे में कैसा पता चलेगा? जिस पर वो आवाज़ एक आकृति में बदल गई। वो इस वक्त एक परी के रूप में थी। वो बेहद प्यारी थी, जिसे देखकर नितारा हैरानी से उस परी को देखने लगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप कितनी सुंदर हैं।
क्या आप सच में एक परी है? जिस पर वो परी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। हम परीलोक से आए हैं ताकि आपको हम रियाना के बारे में बता सके, जिससे आपको इस नोवेल में रहने में मदद मिल सके। जिस पर नितारा बोली, ठीक है, तो आप जल्दी से हमें रियाना के बारे में बताइए। परी ने अपनी छड़ी को नितारा के सिर पर रख दिया, जिससे रोशनी निकल रही थी। तभी कुछ देर में नितारा के सिर में दर्द होने लगा। अचानक ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके दिमाग में रियाना की यादें आने लगी। रियाना पहले एक मासूम लड़की थी। वो अनाथ आश्रम में रहती थी, मगर एक दिन उसे पता चला कि वो रोहिणी मल्होत्रा और प्रतीक सरीन की नाजायज औलाद है। रोहिणी मल्होत्रा ने बताया कि प्रतीक सरीन ने उसके साथ शादी का वादा कर फिजिकल रिलेशन बनाया जिससे तुम पैदा हो गई, मगर प्रतीक ने तुम्हें मुझसे छीन कर अनाथ आश्रम में छोड़ दिया और किसी और औरत से शादी कर ली, जिससे रियाना के दिल में प्रतीक और उसकी फैमिली के लिए नफरत भर गई, जिस वजह से वो हमेशा उनसे बदतमीजी करने लगी। मगर कोई भी उससे कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो लोग उसे बहुत प्यार करते थे। तभी एक दिन उसकी ज़िंदगी में तिशांश आया, जिसे सरीन खानदान की असली बेटी तान्या सरीन बहुत प्यार करती थी। हालांकि तिशांश उससे प्यार नहीं करता था, मगर उसके दिल में तान्या एक अच्छी मेज बन गई थी, इसलिए वो मासूम लड़की थी। वही रियाना भी तिशांश को पसंद करने लगी, मगर वो रियाना को पसंद नहीं करता था क्योंकि रियाना का रूड बिहेवियर और उसकी गलत इमेज की वजह से तिशांश की नज़रों में रियाना की इमेज एक बिगड़ी हुई लड़की की बन गई थी। और रियाना का उससे चिपकना और बार बार तान्या की इंसल्ट करना तिशांश को उसे और भी ज़्यादा नापसंद करने को मजबूर कर गया। ऐसे ही एक दिन जलन में आकर रियाना ने तान्या को किडनैप कर लिया, मगर तिशांश ने तान्या को बचा लिया, जिसकी वजह से रियाना जेल चली गई। उसे वहाँ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाने लगा। मगर जब वो जेल से बाहर आई तब उसे पता चला कि सरीन फैमिली उससे नफरत करने लगी थी। हालांकि रियाना सरीन फैमिली से नफरत करती थी, मगर वो उनकी नफरत को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो उस घर से रोते हुए भाग गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अचानक ही नितारा ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे। वो रोते हुए बोली, मतलब इसमें तो रियाना की कोई गलती ही नहीं थी। उस बेचारी को तो बचपन से ही इतना सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तान्या और तिशांश से दोनों से ही दूर चली जाऊंगी। इतना बोलकर उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और वो वॉशरूम के अंदर चली गई। अगर इस वक्त कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था, वो बेड पर जाकर लेट गई क्योंकि उसे बहुत कमजोरी फील हो रही थी, इसलिए उसने सोना ही बेहतर समझा। आइए जान लेते हैं सरीन खानदान के बारे में। दादाजी विजय सरीन, दादी सरोज सरीन, पापा प्रतीक सरीन, माँ अर्चना सरीन, तान्या सरीन हीरोइन, भाई अद्विक सरीन, चाचा राहुल सरीन, चाची सोनल सरीन, चाचा चाची की एक बेटी है सारा सरीन, बेटा निशाद सरीन, विलेनस रियाना सरीन, रियाना की मोम रोहिणी मल्होत्रा। अब हम नितारा को रियाना बोलेंगे। रियाना सरीन, गेहुआ रंग, तीखी नाक, हल्के गुलाबी होठ से फोट, भूरी आंखें जो उसके ओवल फेस को बहुत प्यारा बनाता, काले शाइनी बाल, कमर से भी लंबे है जो हल्के बेबी लुक में है। उसकी हाइट 5 फुट 5 इंच है। कुल मिलाकर कहीं तो हद से ज़्यादा खूबसूरत है। वो अभी 20 साल की है। वो एक बिजनेस स्टूडेंट है जो अभी भी सेकंड ईयर में पढ़ती है, मगर उसका पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान त्रिशांश भारद्वाज में रहता, मगर शायद अब ना रहे। हालांकि अभी उसने ज़्यादा रायता नहीं फैलाया था। अभी उसने बस त्रिशांश को अपने दिल की बात बताई थी, जिसे त्रिशांश ने बेहद पोलाइटली मना कर दिया था क्योंकि सरीन और भारद्वाज फैमिली फ्रेंड थे, जिस वजह से त्रिशांश रियाना के साथ ज़्यादा सख्त नहीं होता था। रियाना को सोई हुए सुबह हो गई। जब वो अगली सुबह उठी तो उसे महसूस हुआ कोई उसके हाथ को पकड़कर सो रहा है। उसने आंखें खोली, मगर उसने जब सामने देखा तो वो हैरान रह गई क्योंकि वो औरत अर्चना सरीन थी, तान्या सरीन की मोम। उन्हें ऐसे देखकर रियाना हैरान थी। उन्हें लगा था कि अर्चना सरीन उससे नफरत करती होगी, मगर अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। वो उसे गौर से देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी। हाँ, तभी रियाना के हिलने से अर्चना की नींद खुल लगी। उन्होंने देखा रियाना उठ गई तो वो उसे देख रही है। जैसे ही रियाना ने अर्चना जी को जागते हुए देखा, उसने आराम से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़ा लिया, जिससे अर्चना जी के दिल में एक टीस उठी क्योंकि वो रियाना को बहुत प्यार देने की कोशिश करती थी, मगर रियाना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रियाना बिना भाव के उन्हें देखने लगी, फिर सर्द आवाज़ में बोली, मिसेस सरीन आप यहाँ क्या कर रही है? जिस पर अर्चना जी बोली, वो बेटा मैं बस तुम्हें देखने आई थी। जिस पर रियाना बोली, मिसेस सरीन हम आपकी बेटी नहीं है, आप मिस तान्या सरीन की माँ है, वही बनकर है, वरना आपकी कांच की गुड़िया फिर से रोने लगेगी। जिसे सुनकर अर्चना जी हैरान रह गई।
तभी अर्चना जी बोली, ऐसी बात नहीं है रियाना, तान्या तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती है। जिस पर रियाना बोली, मगर हमें उसकी बहन बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है और आप ये अच्छा बनने का दिखावा बंद कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत जल्द यहाँ से चले जाएंगे और आपकी बेटी के सो गोल्ड प्यार मिस्टर भारद्वाज से भी दूर रहेंगे, क्योंकि मिस्टर भारद्वाज हमें डिजर्व नहीं करते। इतना बोलकर वो बिस्तर से उठी। उसने वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ा दिए, फिर बिना पीछे मुड़े अर्चना जी से बोली, अब आप जा सकती हैं मिसेस सरीन। इतना बोलकर वो वॉशरूम में घुस गई। वही अर्चना जी के आंखों में आंसू बहने लगे। वैसे तो रियाना प्रतीक जी की नाजायज बेटी थी, मगर सरीन खानदान को रियाना से एक अलग ही अटैचमेंट फील होता था, जो आज तक उन्हें किसी के साथ भी फील नहीं हुआ था। इसलिए कोई भी उससे नफरत नहीं करता था। कुछ एक दो लोगों को छोड़कर अर्चना जी वहां से चली गई। वो बहुत उदास थी। रियाना वॉशरूम में चले गई। वो शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसके बॉडी में शावर का ठंडा पानी गिरने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी चोट भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी, इसलिए उसने अपनी पट्टी उतार दी। उसने शावर लेकर एक बाथरोब पहन लिया। वो बाहर आई। उसने अपना वार्डरोब खोली, जिसमें सिर्फ चमकीले रंग के कपड़े रखे हुए थे। वो ज़्यादातर सूट थे, क्योंकि तान्या ज़्यादा तक सूट पहनती थी, जिसे कॉलेज में तान्या को एक बेहद पसंद करते थे। मगर तान्या की ड्रेस करने की वजह से रियाना उसको उसकी कॉपी कहते थे। वही किसी को भी रियाना की आइडेंटिटी नहीं पता थी कि वो एक सरीन खानदान की बेटी है। वो खुद का सरनेम अभी भी कपूर ही लिखवाती थी, क्योंकि कपूर सरनेम उसकी अनाथ आश्रम की ओनर का था। उन्हीं का सरनेम सब यूज करते थे। सब लोग रियाना को एक मिडिल क्लास की लड़की समझते थे। रियाना पढ़ने में बेहद होशियार थी, मगर सेकेंड ईयर से उसने पढ़ाई में ध्यान देना छोड़ दिया था, जिस वजह से उसके ग्रेड्स गिरने लगे, जिससे टीचर्स ने उसकी स्कॉलरशिप बंद करने की बात की। मगर रियाना ने जैसे के तैसे उन्हें मना लिया। उसने बोला था कि अगर इस बार टॉप नहीं किया तो उसकी स्कॉलरशिप बंद कर दी जाए। रियाना की पहले की परफॉर्मेंस देखते हुए वे लोग मान गए। रियाना ने उन सूट्स को अपनी बोर्डरूम से बाहर निकाला और उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। फिर उसने एक ब्लैक बैगी जींस और ग्रीन क्रॉप टॉप पहन लिया, पैरों में वाइट स्नीकर्स, होठों पर न्यू पिंक लिपस्टिक और आंखों का काजल, गालों में हल्का ब्लश, कान में मिनिमल स्टल्स ईयरिंग, साथ में सिंपल वॉच। बालों को ओपन में खोल दिया और एक छोटा सा बैग लेकर चली गई। वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो भले ही इन पैसों से घर में रहती थी, मगर वो सरीन खानदान से पैसे नहीं लेती थी। वो एक कंपनी में काम करती थी, जिसमें वो पार्ट टाइम जॉब करती थी। कॉलेज के बाद अकाउंटेंट्स का काम किया, जिससे वो अपने सारे खर्चे उठाती थी, क्योंकि कॉलेज का खर्चा तो उसे उठाना नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिलती थी। बाकी खर्चे वो जॉब से उठा लेती थी, मगर किसी को नहीं पता था कि वो क्या करती। हालांकि उन्हें पता करने की कोशिश की, मगर रियाना ने ऐसा होने नहीं दिया। वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई। उसने देखा सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए, मगर किसी ने भी अभी नाश्ता करना स्टार्ट नहीं किया था। वो जल्दी से जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसे देखकर सब हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। वो तान्या से भी खूबसूरत लग रही थी, जिसे तान्या और सारा की आंखों में जलन उतर आई, क्योंकि हमेशा रियाना तान्या की कॉपी करती थी, मगर आज वो हमेशा से अलग लग रही थी। उसे देखकर कोई कुछ नहीं बोला, मगर सरोज जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर वो कुछ नहीं बोली। मगर रोहिणी जी के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप खाना खाने लगी। रियाना भी बिना कुछ बोले चुपचाप नाश्ता करने लगी। तभी सारा बोली, ओ रियाना, ये तुम हो? आज तुम कुछ अलग लग रही हो। आज तुमने तान्या की तरह ड्रेसिंग नहीं की, मगर इस ड्रेसिंग में भी तुम तान्या जितनी सुंदर नहीं लग रही हो। तभी रियाना ने अपनी नज़रें उठाकर सारा की तरफ देखा, फिर आराम से बोली, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तुम्हें हम अच्छे नहीं लग रहे, ये तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारी चॉइस वाकई बहुत ही बेकार है। इसलिए हमने तुम्हें अच्छा लगने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसलिए तुम अपना मुंह का स्टर बंद करो। जिसे सुनकर सारा का मुंह बंद हो गया। वो नफरत और गुस्से से रियाना को देखने लगी। तभी तान्या बोली, रियाना, तुम्हें ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर रियाना बोली, ओ प्लीज़, तुम तो ऐसा बोलो ही मत, क्योंकि हमें तुम्हारी तरह मासूमियत का ड्रामा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिसे सुनकर तान्या ने दांत पीस लिए, मगर वो क्या बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए वो आंसू भरी आंखों से सबको देखने लगी। अभी कोई कुछ बोलता उससे ही पहले रियाना बोल पड़ी, तुम तो कमाल करती हो, मतलब इतनी सी बात पर रोने लगी। वाकई तुम सरीन खानदान की कांच की गुड़िया हो। इतना बोलकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई
उसने रोहिणी को बाय बोला और बाहर चली गई। भाई उसका ऐसा बिहेवियर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। रियाना के जाने के बाद सब लोग तान्या को चुप कराने लगे। अद्विक्य ने तान्या को शांत करवाते हुए बोला, प्रिंसेस शांत हो जाइए, आप तो जानती है ना रियाना ऐसी ही है। जिस पर तान्या रोते हुए बोली, भाई रियाना मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, जबकि मैं तो उसे अपनी बहन मानती हूँ, जबकि वो हमारी सगी बहन भी नहीं है। जिसे सुनकर प्रतीक जी का चेहरा अजीब हो गया। वो अर्चना जी को देखने लगे, मगर उनके चेहरे पर कोई भी नाराजगी या नफरत के भाव नहीं थे। उन्होंने राहत की सांस ली। तभी अर्चना जी बोली, प्रेशेंस ऐसा नहीं बोलते, जो भी हुआ हो, मगर उसमें रियाना की तो कोई गलती नहीं थी। वैसे भी जिसकी गलती थी उन्हें उसकी सजा मिल चुकी है, इसलिए आप दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से नहीं निकालेंगी। भले ही आप और रियाना सेम के एज को हो, मगर आपको उसका ध्यान बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखना। जिस पर तान्या ने हाँ में सिर हिला दिया। मगर सारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोलती उससे पहले ही तान्या अपनी जगह से उठी और सबको बाय बोलकर वहाँ से चली गई, क्योंकि वो भी कॉलेज जाने वाली थी, क्योंकि एग्जाम सर पर थे। इस बार भी टॉप करना चाहती थी, क्योंकि जब से रियाना के ग्रेड्स गिरने लगे थे, तब से तान्या के ग्रेड्स काफ़ी अच्छे आते थे। वो सब चीज़ में टॉप करती थी, जिससे लोग उससे और भी ज़्यादा पसंद करने लगे थे। तान्या और सारा भी रियाना के ही एज के थे, इसलिए वे तीनों एक ही क्लास में थे, क्योंकि उनकी स्ट्रीम भी सेम थी। तान्या और सारा भी घर से बाहर आ गए। तभी सारा बोली, तनु तू उस घटिया लड़की पर ध्यान क्यों रखेगी, उसकी वजह से तुम्हारे डैड का प्यार बट गया। जिसे सुनकर तान्या मासूमियत से बोली, सारा ऐसा नहीं बोलते, अब चलो लेट हो रहा। सारा कुछ नहीं बोल पाई। अब चलो लेट हो रहे हैं। सारा कुछ नहीं बोल पाई, इसलिए वो दोनों एक ही गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। रियाना ने खुद के पैसों से एक स्कूटी खरीदी थी, वो उसी में बैठकर कॉलेज जाया करती थी। रियाना की स्कूटी कॉलेज में आकर रुकी। वो अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगाकर कॉलेज के अंदर चली गई। सब लोग रियाना को देखने लगे। लोग आपस में गॉसिप करने लगे, ये देखो ये तो रियाना है, देखो आज उसने इतने मासूम तान्या की तरह सूट नहीं पहना। जिस पर दूसरी लड़की बोली, हाँ सही बोला, ये लड़की तो बस सबका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे कपड़े पहनती है। अब जब सबको सच्चाई पता चल गई तो इसने ड्रेसिंग चेंज कर ली। तभी एक लड़की बोली, तुम्हें पता है कल इसने त्रिशांश को प्रपोज किया, मगर उसने मना कर दिया। मगर मुझे पता है ये लड़की अब भी उसके पीछे पड़े रहेगी, जबकि वो तो उसे देखता तक नहीं। उसकी जोड़ी तो सिर्फ मासूम तान्या के साथ ही अच्छी लगेगी, आखिर वो शरीर खानदान की इकलौती बेटी जो है। मगर ये रियाना तो एक अनाथ है, भला इसका स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। त्रिशांश को पाने की सोचने का इतना बोलकर वो रियाना का मजाक उड़ाने लगी। रियाना को भी उसकी बातें सुनाई दे रही थी, जिसे उसे रियल में रियाना पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर उसने उन सब की लोगों की बातों को इग्नोर किया और वहाँ से अपनी क्लास की तरफ चल गई। मगर आज लड़के उसे ही देख रहे थे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी एक लड़का बोला, यार ये रियाना कितनी खूबसूरत हो, और ये तो उस तान्या से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मगर क्या ही फ़ायदा, ये तो उस त्रिशांश के पीछे पागल है। रियाना अपने कमरे में पहुंच गई, मगर तभी उसे कुछ याद आया और वो टीचर का इंतज़ार करने लगी। तभी टीचर आई तो उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। इसी के साथ एक काले पेंट का कलर उसके सर पर आ गिर गया, जिससे पूरी क्लास सदमे में आ गई। वही रियाना के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो सबको नफरत से देखने लगी, क्योंकि उसे पता था ये सब इन लोगों ने उसके लिए ही किया था, मगर उसने ये पहले ही जान लिया था, जिस वजह से वो बच गई। इधर वो टीचर जो फाइनेंस की पढ़ाई थी, वो गुस्से में बोली, ये किसने किया, सामने आओ। मगर कोई भी आगे नहीं आया। तभी रियाना बाहर आई और बोली, मैं आई कम इन मिस। जिस पर टीचर बाहर खड़ी रियाना को देखे। उसी के पीछे सारा और तान्या भी खड़े थे, जो अभी अभी पहुंचे थे। टीचर ने उन्हें तीनों को अंदर जाने की परमिशन दे दी। तान्या और सारा अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। सब लोग रियाना को देखने लगे। सबको लगा रियाना रोज की तरह तान्या के साथ बैठने के लिए झगड़ेगी, मगर उसके ड्रामा देखने के सपने पर पानी फेरते हुए रियाना सबसे लास्ट की सीट पर बैठ गई, जिससे सब लोग हैरान रह गए। हैरान तो तान्या और सारा भी थे, मगर उन्होंने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। तभी एक बार फिर प्रोफेसर की गुस्से भरी आवाज़ आई, जो पूछ रही थी, ये सब ने किसने किया, मगर कोई आगे नहीं आया। तभी एक लड़की अपनी जगह से खड़ी हुई और बिना डरे बोली, मिस ये सब रोनित और तुषार ने किया। जिसे सुनकर रोनित का ग्रुप उसे गुस्से से घूरने लगा, मगर उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस लड़की का नाम रिसाना भारद्वाज था। वो भारद्वाज खानदान की इकलौती प्रिंसेस थी। तभी उस प्रोफेसर ने गुस्से से तुषार और रोनित को डांटते हुए बोला, खड़े हो जाओ तुम दोनों। जिस पर ना चाहते हुए भी वे दोनों खड़े हो गए।
प्रोफेसर उन दोनों को लेकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई। भाई पूरी क्लास डर से रोनी के ग्रुप को देख रही थी, क्योंकि वो इस ग्रुप का सबसे बुली गैंग था, जिसे कुछ सीनियर्स भी शामिल थे। उस ग्रुप में 7 लोग थे: तुषार रावत, रोनित राय, रोमाना साहे, अनामिका शर्मा, दिशा ओबरॉय और 2 सीनियर थे: रिद्धिमा अवस्थी और परमित मुखर्जी। रमोना, अनामिका और दिशा अपनी जगह से उठ खड़े हुए, मगर वो रिसाना का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वो त्रिशांश की बहन थी। इसलिए वो लोग रियाना की सीट पर जाकर खड़े हो गए, क्योंकि वो लोग हमेशा रियाना को ऐसे ही परेशान किया करते थे। रियाना उनसे कुछ भी नहीं बोलती थी। रमोना बोली, यू भी तुम्हारी वजह से रोनित और तुषार को पनिशमेंट मिली है। जिसे सुनकर रियाना उन तीनों लड़कियों को देखने लगी और फिर शांति से बोली, मगर मैंने क्या किया? वो पेंट की बाल्टी तो उन दोनों ने ही लगाई थी ना? हाँ लगाई थी, पर वह बाल्टी उन्होंने प्रोफेसर के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लगाई थी, मगर तुम पहले नहीं आई, जिस वजह से ये बाल्टी प्रोफेसर पर गिर गई। इसलिए तुम्हारी गलती। अब तुम अच्छी बच्ची की तरह अपने सिर को हमारे पैरों में रखकर माफ़ी मांगो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। जिससे रियाना की आंखें सर्द हो गई। वो अपनी सर्द आंखों से उन तीनों को देखने लगी, मगर वो सब इन तीनों ने नोटिस नहीं किया। वो तीनों गुस्से में बोली, ऐसा क्यों देख रहे हो? बिना टाइम वेस्ट किए माफ़ी मांगो। इतना बोलकर मजाकिया हंसी के साथ रियाना को देखने लगी। उन्हें रियाना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज रियाना अलग और बेहद खूबसूरत लग रही थी, जो उन तीनों लड़कियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुंदर तान्या और रिसाना थे। मगर वो दोनों बड़ी फैमिली की बेटी थी, इसलिए वो उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, तो वो हमेशा रियाना को ही टारगेट करते थे। तभी रियाना अपनी अजीब ड्रेसिंग की वजह से बदसूरत लगती थी, मगर आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, यहाँ तक कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की तान्या सरीन से भी ज़्यादा। ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। वही सारा को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। सारा को बहुत मज़ा आ रहा था। वो चाहती थी कि रियाना को ये लोग इतना परेशान करे कि वो कभी कॉलेज ही न आए। वही तान्या डरते हुए ये सब देख रही थी। तभी दिशा बोली, ओ मिस सब कुछ, चलो जल्दी सॉरी बोलो। जिस पर रियाना शांति से बोली, और मैं तुमसे बिना गलती के किस खुशी में सॉरी बोलूं? जिससे सुनकर उन तीनों को चेहरा काला पड़ गया। तभी रमोना रियाना के पास आई और जैसे ही उस पर हाथ उठाने वाली थी, रियाना ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जिससे रमोना और पूरी क्लास हैरान रह गई। रमोना का हाथ में दर्द होने लगा, मगर रियाना की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो उनसे छूट ही नहीं पा रही थी। अनामिका और दिशा रियाना को रोकने के लिए आगे बढ़े, मगर रियाना ने रमोना को झटके से छोड़ दिया, जिससे वो अनामिका और दिशा के ऊपर जाकर गिरी, जिससे उन तीनों की दर्द से चीख निकल गई। तभी अनामिका उठी और रियाना के बाल पकड़ने के हुई। इससे पहले ही रियाना ने उसको एक जन्नाजार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उनके कान सुन्न हो गई। वही रियाना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो इस वक्त किसी मौत की देवी से भी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। उन तीनों ने जब रियाना की आंखें देखी तो वो तीनों डर से कांप गई। उन तीनों ने रियाना से लड़ाई करने का प्लान छोड़ दिया। वो जल्दी से खड़ी हुई और बाहर भाग गई। वही पूरी क्लास डर से रियाना को देखने लगी, मगर रियाना को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गई। सारा भी डर गई। उसने सोच लिया था कि वो कॉलेज में रियाना से नहीं उलझेगी। वही रिसाना इंटरेस्ट के साथ रियाना को देख रही थी। उसे आज रियाना बहुत ही बदली बदली लग रही थी। इधर बाहर अनामिका और रमोना दिशा बाहर आकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चले गए। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से कमीन की आवाज़ आई। इसी के साथ तीनों अंदर घुसे। जब प्रिंसिपल और टीचर ने उन तीनों की हालत देखी तो वे दोनों हैरान रह गए। तभी प्रिंसिपल बोले, ये क्या हाल बना कर रखा तुम तीनों ने? किसने किया ये सब? पर जिस पर वो तीनों रोते हुए बोले, रियाना ने। जिसे सुनकर प्रिंसिपल गुस्सा हो गई। वैसे तो वो रियाना को उसके अच्छे ग्रेड्स की वजह से पसंद करते थे, मगर जब से उसके ग्रेड्स गिरे थे वो रियाना से बहुत नाराज़ हुए थे। इसलिए उन्होंने पियून को भेजकर रियाना को बुलाने को बोल दिया। प्रिंसिपल की बातें सुनकर उन तीनों के चेहरे पर चमक आ गई। वही पियून जल्दी से रियाना को बुलाने चला गया। रियाना फ़ोन में कुछ चेक कर रही थी। तभी वही पियून आ गया। उसने एक नज़र सबको देखा, फिर रियाना से बोला, मिस रियाना, आपको प्रिंसिपल बुला रही हैं। जिसके सुनकर सब रियाना की ओर देखने लगे। सारा के चेहरे पर अब मजाकिया मुस्कान आ गई। वो अपने मन में बोली, अब आएगा मज़ा। मगर रियाना के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने फ़ोन को अपनी जेब में रखा और पियान के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चली गई। कुछ देर बाद रियाना प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल के सामने खड़ी थी। वो बिल्कुल शांत थी। प्रिंसिपल राजीव शुक्ला ने एक नज़र रियाना को देखा, फिर सख्त आवाज़ में बोले, रियाना, तुमने इन तीनों को क्यों मारा है? जिस पर रियाना ने एक नज़र उन तीनों को देखा। उसके बाद शांति से बोली,
ये लोग मुझ पर हाथ उठाने वाले थे, इसलिए मैंने इन्हें मारा। जिससे सुनकर प्रिंसिपल हैरान रह गए, फिर गुस्से से बोले, मगर ये कॉलेज है, तुम लोग यहाँ ऐसे मारपीट नहीं कर सकते। तुषार और रोनित को 1 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाए। जिस पर रमोना बोली, सर झूठ बोल रही है, हमने इस पर कोई हाथ नहीं उठाया। जिससे रियाना की बोई सिकुड़ गई। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक वीडियो आगे प्रिंसिपल के आगे कर दिया। जैसे ही प्रिंसिपल ने वो वीडियो देखी, उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने गुस्से में रमोना, अनामिका और दिशा को देखा और उसके सामने फ़ोन कर दिया। जैसे ही उन तीनों ने फ़ोन में मौजूद वीडियो देखी, वे तीनों हैरान रह गई, मगर फिर उन तीनों का चेहरा पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, सर ये वीडियो झूठ है, ज़रूर ये हम तीनों को फंसाना चाहती है। जिस पर प्रिंसिपल की बोई सिकुड़ गई। वो गुस्से में बोले, बकवास बंद करो, तुम तीनों को 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। 1 महीने के बाद अपने पेरेंट्स को लेकर कॉलेज आ जाना। वो कुछ बोलते को हुए, मगर प्रिंसिपल ने हाथ दिखाकर रोक दिया और उन तीनों को जाने को बोल दिया। वो तीनों नफरत और गुस्से से रियाना को देखकर वहां से निकल गए। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल ने रियाना को भी भेज दिया। आज के सारे क्लासेस ऐसे ही चले गए। अब ये लंच टाइम हुआ था, सभी लोग कैंटीन की तरफ चले गए। जब सबने रियाना को देखा तो सब हैरान रह गए। आज रियाना बहुत ही डिफरेंस लग रही थी। वो बिल्कुल किसी डॉल की तरह लग रही थी। लड़के तो उसकी ब्यूटी में पूरी तरह खो चुके थे। रियाना एक खाली सीट पर बैठ गई, तभी वहाँ एक लड़की आई। वो रियाना के साथ बैठ गई, मगर रियाना ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी कुछ देर बाद वह हल्ला होने लगा, क्योंकि वहाँ पर फैन ग्रुप आ गया था, जिसमें 5 लोग शामिल थे। त्रिशांश भारद्वाज, अस्मित सिंघानिया, वैश्वी पांडे, रागिनी मलिक और अद्विक सरीन, तान्या का बड़ा भाई। जैसे ही सबकी नज़र त्रिशांश पर पड़ी, सब लोग रियाना को देखने लगे, क्योंकि जब भी त्रिशांश कैंटीन में आता था, रियाना उसके पीछे जोक की तरह ही चिपकी रहती थी। जिससे त्रिशांश बहुत ही इरिटेट होता था, क्योंकि उसे चिपकने वाले लड़के और लड़कियां दोनों से नफरत थी। त्रिशांश भारद्वाज, गोरा रंग, नीली तीखी आंखें, स्ट्रॉन्ग जोलाइन, तीखी नाक, पतले गुलाबी होठ, काले सिल्की बाल जो माथे पर बिखरे रहते थे, 6 फीट लंबा, एथलेटिक और डोमेस्टिक बॉडी। कुछ मिलाकर त्रिशांश एक डोमेस्टिक, कुशल, घमंडी, एटीट्यूड और ईगो वाला इंसान है। उसे खुद की बातों की नाफरमानी करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रियाना को मना करने के बाद भी चिपकने की वजह से ही वो रियाना को पसंद नहीं करता था। सब लोग रियाना को देख रहे थे कि रियाना आज भी हमेशा की तरह त्रिशांश से चिपकने की कोशिश करेगी, मगर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि रियाना ने त्रिशांश को एक नज़र देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। अद्विक ने जब ये देखा तो उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रियाना की इंसल्ट हो। वही त्रिशांश ने एक नज़र भी किसी और की ओर नहीं देखा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रियाना उसके पास आई या नहीं। वही तान्या त्रिशांश के पास आई, मगर वो कुछ नहीं बोली। वो अद्विक से बोली, भाई क्या आज मैं और सारा आपके साथ घर जा सकते हैं? जिस पर त्रिशांश, अद्विक मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है बच्चा। तभी तान्या ने मासूमियत भरी मुस्कान के साथ बोला, हाय त्रिशांश जी। मगर त्रिशांश ने उसे कोई भाव नहीं दिया, बिना भाव के बोला, मिस सरीना, हम इतने क्लोज नहीं है कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाए, इसलिए आप मुझे मिस्टर भारद्वाज बोलकर बुलाए, अंडरस्टैंड? जिसे सुनकर तान्या का चेहरा अजीब हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जिसे देखकर अद्विक उसे शांत करवाने लगा। भाई रियाना अपना लंच कर रही थी। जब उसने ये सब देखा तो वो मन ही मन हैरानी से बोली, ये क्रैक ही कर कर अपनी हीरोइन को ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? उनकी बातें ऐसे लग रहा है कि जैसे वो तान्या को पसंद ही नहीं करते। रियाना अपना लंच कर रही थी। जब उसने देखा कि कैसे त्रिशांश ने तान्या के साथ रूड बिहेव किया, तो वो अपने मन में हैरानी से बोली, ये क्रैकी कर्सर अपनी हीरोइन से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तान्या को पसंद ही न करते हो। खैर, क्या जो मर्जी करे, मुझे तो बस राइटर से एक ही शिकायत है, इस तान्या को उसने क्या सोचकर हीरोइन बनाया? इस लड़की को तो बस ही ड्रामा ही करना आता है। इतना सोचकर उसने नज़रें फेर ली। उसका लंच लगभग हो ही गया था, इसलिए वो वहाँ से चली गई। सब लोग हैरानी से रियाना को देख रहे थे, जिसने आज एक भी नज़र त्रिशांश को नहीं देखा था, ना ही हमेशा की तरह उससे बातें करने की कोशिश की। कुछ लोगों को तान्या के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी इमेज एक मासूम हंस की थी जो सबको उसे प्रोटेक्ट करने का मन करता था। मगर सबको पता था त्रिशांश का नेचर ऐसा ही है, वो सबके साथ इतना ही रूड और एरोगेंट बिहेव करता है। रियाना वहाँ से पार्किंग में चली गई। तभी उसे कुछ लड़कियों की आवाज़ आई। पहले तो उसे इग्नोर करना चाहा, मगर जब उससे रहा नहीं गया तो उसकी बातें सुनने लगी। पहली आवाज़, तुमने देखा वो रियाना कपूर आज कुछ अलग लग रही थी।
आज तो उसने तिरसान सर से चिपकने की भी कोशिश नहीं की, ना ही आज उसने हमारी मासूम तान्या को परेशान किया, जिस पर दूसरी लड़की की आवाज़ आई। वो लड़की फिर से कोई नया प्लान बना रही होगी। वो तो है ही अटेंशन सीकर, उसे जब वैसे अटेंशन नहीं मिली तो उसने दूसरा प्लान बना लिया। वो कितनी बेशरम है ना, पहले तो वो तिरसान सर को प्रपोज किया, फिर जब उसने मना किया तो कॉलेज से भाग गई। मैंने सुना है कि वो बहुत ही रो रही थी और जब वो रोड पर दौड़ रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। वही रियाना जो कब से उसकी बकवास सुन रही थी, वो लोग उन लोगों के सामने खड़ी होगी, जिससे वो लोग डर गए और चुप हो गए। तभी रियाना बोली, ऐसे पीठ के पीछे बोलकर क्या फ़ायदा, अब बोलो क्या बोल रही हो। तभी वो लड़की अकड़ के बोली, तो क्या गलत बोला हमने, जिस पर रियाना अपने चेहरे पर मासूम मुस्कान लाकर बोली, हाँ गलत ही तो बोला, मगर वो क्या है ना, मैं जैसी भी हूँ सामने तुम्हारी तरह दूसरों की तरह पीठ के पीछे तो नहीं करती। और मैंने क्या गलत किया, बस इतना ही ना, ये जानते हुए कि क्रैकी कर्सर मुझे पसंद नहीं करते, फिर भी उनके पीछे पड़ रही। जिस पर वो लड़की हैरानी से बोली, क्रैकी कर्सर कौन है, जिस पर रियाना मुंह बनाकर बोली, और कौन, मिस्टर रियाना तिरसांस भारद्वाज। मुझे समझ आ गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं उनसे दूर रहूंगी, इसलिए तुम लोग पीछे पीछे बात करना बंद करो। और हाँ, मुझे तुम्हारी मासूम तान्या की तरह बनने में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए अपना कंपैरिजन मुझसे मत करना। एक बात और, अगर तुम लोग अभी मेरे बारे में गॉसिप करोगे तो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय बाय। इतना बोलकर वो अपनी स्कूटी के पास गई और वहां से निकल गई। अब उसे ऑफिस जाना था। भाई ये सब साइड में खड़े फैब 5 भी सुन रहे थे। तभी अस्मिता बोली, ये ज्वालामुखी आज इतनी प्यारी कैसे हो गई, और ये तिरसांस को क्या बुला रही। तभी रागिनी बोली, करो की कर्सर, वैसे नाम तो सही रखा है। तभी पीछे से एक सर्द आवाज आई, किसका नाम सही रखा गया है, जिसे वो चारों हड़बड़ा गए। अद्विक बोला, कुछ नहीं तिरस, वो तो बस ऐसे ही, जिस पर तिरसांस ने सिर हिला दिया और वे लोग वहां से निकल गए। फैन 5 ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, इसलिए वो यहाँ सिर्फ बच्चों को कभी कभी पढ़ाते थे, जिससे उन्हें आगे बिजनेस करने में मदद मिले। ये कॉलेज भी तिरसांस का ही है। इधर दूसरी तरफ रियाना की स्कूटी एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर आकर रुकी। वो जल्दी से अपनी स्कूटी से उतरी और अंदर चलेगी। वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और काम करने लगी। वो अकाउंट और फाइनेंस संभालती थी। सब लोग रियाना को देख रहे थे, जो आज कुछ अलग ही लग रही थी। लड़के तो बस उसे देखते ही रह गए, क्योंकि आज रियाना बहुत काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने आज अजीब ड्रेसिंग नहीं की थी। लड़कियां उसे जलन से देख रही थी। रियाना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर दूसरी तरफ एक बड़े से मैंसन में एक गाड़ी आकर रुकी। तभी उस गाड़ी से एक चमचमाता हुआ जूता बाहर निकला। इसी के साथ कार से एक ग्रीक गोड जैसा शख्सियत बाहर निकला। ये कोई और नहीं बल्कि तिरसांस भारद्वाज थे, जो अकेले ही इस मैंसन में रहते थे, क्योंकि उन्हें अकेले ही रहना ज़्यादा पसंद था। वो मैंसन के अंदर आई और सीढ़ियों से ऊपर चले गए। उस मैंसन में एक भी लड़की मेड नहीं थी, बल्कि सारे मेल सर्वेंट मौजूद थे, क्योंकि तिरसांस को खुद पर किसी की भी नज़रें बर्दाश्त नहीं थी। वो अपने कमरे में गया और जाकर वॉशरूम में चला गया। उसने शावर लिया और जल्दी से कैजुअल कपड़े पहनकर नीचे आ गया, जहाँ डाइनिंग टेबल पर डिनर रेडी था। एक सर्वेंट आगे आया और उसने डिनर सर्व किया। तिरसांस डिनर करने लगा। वहाँ एक पिन ड्रॉप साइलेंस था, जिस पर चुप्पी तोड़ते हुए उधर तिरसांस का फोन बजने लगा। जैसे ही उसकी नज़रें फ़ोन पर गई, उसने फ़ोन रिसीव कर कान पर लगा लिया। तभी वहां से एक आवाज़ आई, बॉस कल सुबह आपकी मिस्टर सिंह के साथ मीटिंग है, जिस पर तिरसांस ने हम कहकर फ़ोन काट दिया। डिनर करने के बाद तिरसांस वहां से अपने कमरे में चला गया। इधर दूसरी तरफ सरीन मैंसन में रियाना की स्कूटी आकर रुकी। उसने अपनी स्कूटी पार्क की। उसके बाद वहां से अंदर चली गई। वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा वहां सभी लोग मौजूद थे, सिर्फ रोहिणी जी को छोड़कर। वैसे तो कोई भी रोहिणी जी को वहां नहीं रखना चाहता था, मगर रियाना की वजह से उन्हें घर में रखा गया था, क्योंकि वो रियाना की माँ थी और रियाना उससे बहुत प्यार करती थी। रियाना ने सबको इग्नोर किया और वहां से ऊपर जाने लगी। तभी उसे अर्चना जी की आवाज आई, आ गई रियाना, आज तुम थोड़ा लेट हो गई। जिसे सुनकर रियाना की वॉइस टूट गई। वो अपनी भावहीन आवाज में बोली, मिसिस सरीन, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मेरे पास मेरी मोम है और मुझे पता है मैं लेट हुई, मगर इसका रीजन मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो ऊपर चली गई। वही रचना जी उदास होगी। तान्या गुस्से से बोली, मोम आपको क्या जरूरत थी उस लड़की से बात करने की, वो हमेशा ऐसा ही करती है, वैसे भी आपकी कोई बेटी नहीं है वो। जिसे सुनकर अर्चना जी कुछ नहीं बोली। वही सारा भी बोली, हाँ बड़ी मोम, तन्नू ठीक बोल रही है, आपको क्या जरूरत है उस घमंडी लड़की से बात करने की। तभी सरोज जी बोली, अब बस करो, सब लोग डाइनिंग टेबल पर चलो। सब वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। इधर जब रियाना फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने अपने कमरे में रोहिणी की नजर आई।
उन्हें देखकर रियाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, मोम आप कहाँ थी? जिस पर रोहिणी जी कुछ नहीं बोली। वो रियाना को देखते हुए बोली, रियू तुमने तान्या की तरह कपड़े क्यों नहीं पहने? अगर तुम उसकी तरह नहीं बनोगी तो कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा। जिसे सुनकर रियाना की भौहें सिकुड़ गई। वो रोहिणी जी से बोली, मोम आप मुझे उस तान्या की परछाई क्यों बनाना चाहती हैं?